तो गाइस एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल वाकडेज वर्ल्ड ऑफ कंसेप्ट्स में लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो। तो हमने पिछले लेक्चर में सेम प्रेजेंटेशन पे देखा था कि मेन ल्यूज पीरियोडिक टेबल क्या है। अब हम देखने जा रहे हैं सीधा व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मेन ल्यूज पीरियोडिक टेबल। मेरा नाम है प्रथमेश वाकड़े। एक बार फिर से आपका तहे दिल से इस चैनल में स्वागत करता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि आप हमें 1-to-1 कनेक्ट हो सके, आप हमसे पर्सनल इंटरेक्शन रख सके, तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी वाकडेज वर्ल्ड ऑफ कंसेप्ट्स पे हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको कोई डाउट है और आप हमसे डाउट पूछना चाहते हैं, आप आपके डाउट क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप वाकडेज वर्ल्ड ऑफ कंसेप्ट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम आपके डाउट सॉल्व करके भेजेंगे। हमारी फैकल्टीज आपका डाउट 101% सॉल्व करके जरूर भेजेंगे। तो चलिए पिछले लेक्चर का एक थोड़ा सा रिकैप लेते हैं विद इन अ मिनट और शुरू करते हैं मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ मेन ल्यूज पीरियोडिक टेबल। तो यार ये था, हमने पढ़ा कि व्हाट आर द मेन ल्यूज पीरियोडिक टेबल। इस स्टेटमेंट पढ़ा था द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर मासेस। अगर आपको इसकी डिटेल फीलिंग लेनी है तो हमारे पिछले लेक्चर में जाके देखिए, उसने हमने काफ़ी समय तक इस स्टेटमेंट पर डिस्कशन किया था, जितना कि इनफ होगा आपको समझने के लिए। और ये था पॉइंट्स। इसके बाद हमने देखा था टेबल। और यार पूरा का पूरा लेक्चर हमने बस इस टेबल के डायग्रामिकली, इस टेबल को लॉजिकली फील लेने के लिए, इस टेबल को क्यों बनाया था, किस तरह से बनाया था, इस सब चीज़ों के बारे में हमने पिछले लेक्चर में देखा है। अगर फिर भी किसी को टेबल से रिलेटेड कोई भी डाउट हो कि ये कॉलम क्या है, इसमें ऑक्साइड्स क्यों लिखा है, इसमें पीरियड्स क्यों लिखा है, इसमें एलिमेंट्स को ऐसे क्यों है, R2O क्या है, RH2 क्या है, अगर ये कुछ भी जानना है तो पिछले लेक्चर में जाके देखिए, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। और यहाँ पे समझने जाऊँगा तो यार टाइम कम पड़ जाएगा। तो चलिए चलते हैं आज के ताजे टॉपिक की ओर, जिसका नाम है मेरिट्स ऑफ मेन ल्यूज पीरियोडिक टेबल। तो शुरू करते हैं पहले मेरिट के साथ। लेकिन इससे पहले मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, क्या आपको पता है मेरिट्स का मतलब क्या होता है? यार मेरिट्स का मतलब होता है उपलब्धियां। व्हाट आर द एडवांटेजेस, व्हाट इज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग ऑफ द मेन ल्यूज पीरियोडिक टेबल। ऐसी क्या खास बात थी मेन ल्यूज की पीरियोडिक टेबल में कि उसे इतना इंपॉर्टेंस दे रहे थे? यार आपको एक बात बता दूं, मेन ल्यूज पीरियोडिक टेबल हमारे केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल के इन्वेंशन में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से साइंटिस्ट को डायरेक्शन मिला था कि हमें खोज डिस्कवरीज किस डायरेक्शन में करनी चाहिए। और यहाँ से ही एटॉमिक मास यानी कि एक प्रॉपर्टीज, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ये पहला साइंटिस्ट था जिसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था। और आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से बहुत ही मिलती जुलती आइडिया थी। और हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसी का अपग्रेडेड फॉर्म में, इसको आप भेजे में डाल देना, क्योंकि यार समझना बहुत जरूरी है मेन ल्यूज पीरियोडिक टेबल क्यों आया था। आजकल तो हम इसे यूज़ नहीं करते, पेपर में फिर भी पूछा जाता है, क्योंकि इनका वर्क हमारे साइंटिफिक वर्ल्ड के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। तो चले चलते हैं पहले मेरिट की ओर। क्या कह रहा है? ये कह रहा है atomic masses of some elements were revised so as to give them proper places in according with their properties। यानी कि कह रहा है कि कुछ एलिमेंट्स थे जिनके एटॉमिक मास रिवाइज किए गए थे, यानी कि बदल दिए गए थे, इस कारण क्योंकि उन्हें पीरियोडिक टेबल में एक उचित स्थान मिल पाए। तो यार वो क्या क्या थे इस स्लाइड में देखते हैं। द प्रीवियसली डिटरमाइंड एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम दैट इज 14.09। आप देख सकते हैं यहाँ पे 14.09 लिखा है। इसे आप अंडरलाइन कर सकते हैं पहले, लेकिन करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही एक ब्रॉड लेटर्स में लिखा है कि मेन ल्यूज पीरियोडिक टेबल जो है उसके आने से पहले बेरिलियम की वैल्यू जो कैलकुलेट की हुई थी वो थी 14.09। और बाद में जब मॉडर्न तरीके से एक्सपेरिमेंट किया गया तब पता चला कि उसकी करेक्ट वैल्यू है 9.4। और ये करने के बाद तो हमें पता चला कि यार बेरिलियम तो बोरॉन से आगे रखा गया था, तो उसे पीछे रखने की जरूरत है, इसलिए बेरिलियम वाज प्लेस्ड बिफोर द बोरॉन। यार बस इतना बोल के मैं आगे निकल सकता हूँ, लेकिन निकलूंगा नहीं, आपको पूरी फील्ड देके जाऊंगा कि टेबल में आखिर ऐसा क्या हुआ था। हाँ ये रहा हमारा टेबल। तो यार इसे मिटाना भूल गया, चलो आप एग्जिट्स कर सकते हो। तो वो क्या बोल रहा था कि ये जो बेरिलियम हमें दिख रहा है, ये वाला, ये बेरिलियम जो दिख रहा है उसकी प्रीवियसली डिटरमाइंड वैल्यू थी 14.09, यानी कि जो उस समय पे इसकी वैल्यू थी 14.09। तो यार उन्होंने क्या किया था एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो 14.09 इज ग्रेटर देन 10.81। देयरफॉर इस बेरिलियम को बोरॉन के और कार्बन के बाद में डाला गया था यहाँ पे, लेकिन बाद में पता चला कि इसका मास कम है,
तो उसे यहाँ से उठा के वापस से उसकी जगह पे रख दिया गया। तो आप आई होप आपको एक दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा, तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, क्लियर ऑल, और आप चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हमने देखा मेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में पहला पॉइंट कि कुछ कुछ एटॉमिक मासेस को रिवाइज कर दिया गया था ताकि उन्हें पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर प्लेस मिल सके, जिसमें से बेरिलियम का वैल्यू चेंज करके कैलकुलेट कर दिया गया था 9.4 को, और उसको बोरान से पहले रख दिया गया था। सेकंड पॉइंट, मेंडलीव कीप्ड वैकेंट प्लेसेस इन पीरियोडिक टेबल फॉर एलिमेंट्स व्हिच वर येट टू डिस्कवर, यानी कि वो एक ऐसा साइंटिस्ट था जो फ्यूचरिस्टिक सोच वाला था। जैसे कि हमने टोनी स्टार्क को देखा था, जिसमें एवेंजर्स जो पिक्चर है उसने फ्यूचर के बारे में सोचते हुए अल्ट्रॉन को बनाया था, ताकि भविष्य में अगर कोई एलियन पृथ्वी पर हमला कर सके तो पृथ्वी के पास एक शील्ड हो। उसी तरह से मेंडलीव ने भी सोच के पीरियोडिक टेबल को बनाया था। उसने सोचा था कि यार अगर अभी जितना हम जानते हैं वो सच ना हो, और अगर फ्यूचर में कोई और एलिमेंट्स की खोज हो और अलग प्रॉपर्टीज के बारे में पता चले तो हमारे पीरियोडिक टेबल में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए उसने क्या किया, जहाँ जहाँ पे उसे लगा कि यार एटॉमिक मासेस में थोड़ा बहुत चेंज चल सकता है, या फिर यार इसकी प्रॉपर्टीज और मास एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे, तो उसने मास को प्रायोरिटी ना देते हुए प्रॉपर्टीज को प्रायोरिटी दी और उसे उस ब्लॉक में डाल दिया। साथ ही जहाँ पे उसे लगता था कि इस जगह पे कुछ एलिमेंट्स जो अभी प्रेजेंट है वो फिट नहीं हो रहे, और उसे हम इस तरह से डाल सकते कि अगर कोई नया एलिमेंट मिल जाए तो हम वहाँ पे उसे फिट कर सकते, तो ऐसी जगह के लिए उसने खाली जगह छोड़ दी थी। तो ये कह रहा है वैकेंट प्लेसेस। वैकेंट प्लेसेस का मतलब है एम्प्टी स्पेसेस। वैकेंट प्लेसेस का मतलब है एम्प्टी स्पेसेस। तो उसमें से 3 एलिमेंट्स थे जिसकी भविष्यवाणी कर दी थी। यार मेंडलीव तो भविष्यवाणी कर रहा है, ये तो बाबा निकला रे। तो उसने क्या कहा था, 3 of the unknown elements were named as इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन। तो क्या किया था उसने, 3 एलिमेंट्स के बारे में हमें बताया था जिनका नाम उसने खुद दिया था, इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन, विद एटॉमिक मासेस 44, 68 एंड 72 रिस्पेक्टिवली। यानी कि इका बोरॉन का मास था 44, इका एल्यूमिनियम का मास था 68 और इका सिलिकॉन का मास था 72, और ये सारे एटॉमिक मासेस उसने दे दिए थे। और लेटर ऑन जब उन एलिमेंट्स की खोज हुई, यार 3 एलिमेंट्स मिल गए फ्यूचर में अलग से, तो उन एलिमेंट्स का असली नाम दिया गया था जो आज की दुनिया को पता है, वो है स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम रिस्पेक्टिवली। यानी कि इका बोरॉन का नाम आज के समय में गैलियम है, वैसे ही इका एल्यूमिनियम का जर्मेनियम, सॉरी गलती हो गई मुझसे, माफ करना, इका बोरॉन का आज का नाम है स्कैंडियम, इका एल्यूमिनियम का आज का नाम है गैलियम और इका सिलिकॉन का आज का नाम है जर्मेनियम। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितनी भविष्यवाणी मेंडलीव ने की थी वो सच हो गई। यानी कि उनके प्रॉपर्टीज जो बताए थे, उनका मास जो बताया था और उनका प्लेस जो बताया था वो वही का वही रहा फ्यूचर में भी, और फ्यूचर में डिस्कवरी होने के बाद साइंटिस्ट ने उसे उसी जगह पे रखा जहाँ मेंडलीव ने भविष्यवाणी की थी। तो यार काफ़ी अच्छा साइंटिस्ट था। अब आप कहोगे यार ये जो सीक्वेंस दिख रहा है हमें कि इका बोरॉन के साथ कौन से एलिमेंट को रखे, मास को किस तरह से एडजस्टमेंट करें, तो इसके लिए आप एक छोटी सी ट्रिक आपको बताते हैं, और आई होप आपको ट्रिक सुनना बहुत ही पसंद होगा। तो चलिए देखते हैं इसकी ट्रिक क्या है। तो रेड कलर से लिखता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ मैं यस जी स्क्वायर। ये जो साइन है ये स्क्वायर के लिए डाला है, यानी कि एस जी स्क्वायर। आए समझ में ना आया हो तो हम कैपिटल में भी लिख सकते हैं कि एस जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू इका बस। क्या कहना, इका बस। बहुत ही आसान लग रहा है शायद आपको सुनने के लिए, और हाँ ये सच में भी बहुत ही आसान है। तो यह क्या कह रहा है, इका बस, लेकिन ये जो यस है, ये यस हमें बता रहा है स्कैंडियम के बारे में, ये जो जी है वो हमें बता रहा है गैलियम के बारे में, और जी स्क्वायर यानी कि जी 2 बार है, और अगर जी 2 बार है तो फिर जर्मेनियम। स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, आपको हो गया गैलियम और जर्मेनियम में पहले कौन आएगा। तो देख सकते हो आप यहाँ पे, आप असेंडिंग ऑर्डर का यूज कर सकते हो। यहाँ पे है जी के बाद आता है ए, और यहाँ पे जी के बाद आता है ई, और आपको तो पता है पहले ए आता है बाद में ई आता है, तो आप पहले गैलियम बोलोगे फिर जर्मेनियम। ऑर्डर याद हो गया, यस जी स्क्वायर, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम इज इक्वल्स टू इका बी ए यस, बोरॉन, इका बोरॉन, इका एल्यूमिनियम, इका सिलिकॉन। यार ये तो डायग्राम बन गई स्पाइडरमैन की तरफ।
एकदम स्पाइडरमैन की तरफ। एस डी स्क्वायर इज इक्वल टू इका बस स्कैंडियम गैलियम जर्मेनियम इज इक्वल टू इका बोरॉन इका एल्यूमिनियम इका सिलिकॉन। तो आपको उसके मेरिट्स के बारे में पता चल गया और याद करने के ट्रिक के बारे में पता चल गया। तो चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड की ओर। उससे पहले मैं क्लियर कर दूं, क्लियर कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जहाँ पे आपको पहले बता दूं कि स्कैंडियम गैलियम जर्मेनियम कहाँ पे है। तो भाई साहब ये रहे स्कैंडियम 44.96 पीरियड नंबर 4 ग्रुप नंबर 3 में। यह है हमारे स्कैंडियम भाई साहब। गैलियम भाई साहब उनके ब्लॉक में नीचे है और जर्मेनियम यहाँ पे आगे है। नाम क्या देखे थे हमने, इका बोरॉन इका एल्यूमिनियम और इका सिलिकॉन। आप देख सकते हैं बोरॉन के दो नीचे ये है, एल्यूमिनियम के दो नीचे ये है और सिलिकॉन के दो नीचे जर्मेनियम है। इस तरह से कुछ कुछ आप लॉजिक लगा सकते हो, आपकी मर्जी। लॉजिक लगाने से हमें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि यार हर किसी की अलग थिंकिंग होती है। और अलग थिंकिंग के साथ देखते हैं मेरिट नंबर 3, देयर वॉज नो प्लेस रिजर्व फॉर द नोबल गैसेस। यहाँ पे नोबल का मतलब शांति नहीं है, यानी कि एकदम नोबल यानी कि एक जेंटलमैन की तरफ, नहीं। नोबल गैसेस एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स को नाम दिया जाता है जो एक्चुअल में नोबल मैन की तरह होते हैं, जेंटलमैन की तरह होते हैं, जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, रिएक्शन नहीं करते जल्द ही। तो देयर वॉज नो प्लेस रिजर्व फॉर द नोबल गैसेस इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। हाउएवर व्हेन नोबल गैसेस वेर डिस्कवर्ड to the end of the 19th century, Mendeleev created the zero group without disturbing the original periodic table in which the noble gases were fitted very well। आखिर ये हमसे कहना क्या चाह रहा है, तो चलिए देखते हैं ये हमसे कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है कि यार नोबल गैसेस के लिए कोई प्लेस रिजर्व ही नहीं थी, क्योंकि नोबल गैस उस समय डिस्कवर नहीं हुए थे जिस समय मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल ओरिजिनल जो था वो दिया था। तो भाई साहब ने दिमाग लगाया और ओरिजिनल पीरियड को डिस्टर्ब ना करते हुए एक अलग से लाइन बना दी, अलग से ग्रुप बना दिया, जिसका नाम दिया जीरो ग्रुप। और विदाउट डिस्टर्बिंग ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल नोबल गैसेस वेयर फिटेड वेरी वेल। देख सकते हो आप नोबल गैसेस के लिए उसने यार हमारे इस टेबल में कुछ दिया है, यहाँ पे नोबल गैसेस के बारे में कुछ नहीं दिया है। यह है मेंडलीव का ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल, जिसमें आप देख सकते हो एलिमेंट सच एज आर्गन हेलियम लिथियम दिया नहीं है। ये सब एलिमेंट्स इस ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल में नहीं है। तो बाद में इन साहब ने क्या किया था, अलग से यहाँ पे अलग से एक जीरो ग्रुप बनाया था और उसमें सब कुछ बता दिया था। तो ये हुए थे हमारे 3 मेरिट, जिसमें हमने पहली बार देखा था कि एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स वेर रिवाइज्ड। सेकंड में हमने देखा कि जो हमारे एलिमेंट्स थे, ये वाला पॉइंट देखिए आप, वैकेंट प्लेसेस नहीं थे तो हमने वैकेंट प्लेसेस डाल दिए, याद करने की ट्रिक भी जान ली। और एक थर्ड वाले इंपॉर्टेंट की नोबल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी और उसके लिए उन्होंने जीरो ग्रुप डाल दिया। और आप देखते हैं डीमेरिट्स। तो यार डीमेरिट्स क्या है इनके, तो चलिए देखते हैं। पहला डीमेरिट, द होल नंबर एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स कोबाल्ट एंड निकेल इज सेम, देयरफॉर देयर वाज एम्बिग्यूटी रिगार्डिंग देयर सीक्वेंस इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। यानी कि कोबाल्ट एंड निकेल, ये जो दो एलिमेंट्स थे, इनका एटॉमिक मास लगभग सेम था। और हमने देखा था स्टेटमेंट में कि एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस पे टेबल बनाया गया था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टेबल में कि कोबाल्ट और निकेल 58.93 58.71 यार काफ़ी पास है। तो किसको आगे रखा जाए और किसको पीछे रखा जाए, ये आई थी दिक्कत। तो अगर आप देख नहीं पाए क्या, आपके लिए यार अंडरलाइन कर देता हूँ, आपके लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। और जितना करना आपके लिए हमें पॉसिबल होगा हम जरूर करेंगे, क्योंकि यार आप खुश तभी तो हम खुश। आपको आगे ले जाना ही हमारा मिशन है। तो कोबाल्ट और निकेल को आपने देख लिया, एटॉमिक मास काफ़ी इक्वल है, जुड़े भाई की तरफ है, जिसमें स्लाइटली चेंज है। तो समझ में नहीं आ रहा था किसको आगे रखे किसको पीछे रखे, यहाँ पे तो उन्होंने दोनों को एक साथ ही रखा है। तो ये तो कुछ दिक्कत वाली बात हो गई थी भैया। तो इस दिक्कत जो थी वो थी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की खामियां, यानी कि डीमेरिट्स। डीमेरिट्स का मतलब क्या है, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी जिनको वो प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, जिन्हें आगे जाके मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक्सप्लेन करेगा, जिसको हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे और जिसमें लॉजिक से बहुत मजा आएगा। सेकंड पॉइंट था आइसोटोप्स वेयर डिस्कवर लॉन्ग आफ्टर मेंडलीव पुट फॉर द पीरियोडिक टेबल। यानी कि जो आइसोटोप्स होते हैं जिसके बारे में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल देने के बाद में डिस्कवर हुए थे भैया। तो इसलिए क्या हुआ, आइसोटोप्स क्या होते हैं पहले समझते हैं। आइसोटोप्स हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। यहाँ तो मास के बारे में कोई दिक्कत नहीं थी मेंडलीव भाई साहब को, लेकिन यहाँ पे दिक्कत आ गई थी कि उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो थी वो एक दूसरे से एकदम सेम थी। केमिकल प्रॉपर्टीज तो भैया सेम थी, लेकिन हमने देखा था कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होने के कारण समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें कौन से ब्लॉक में रखा जाए, कौन से
इसी कारण समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें कौन से ब्लॉक में रखा जाए, कौन से पीरियड में रखा जाए और कौन से ग्रुप में रखा जाए। देयरफॉर देयर वाज अ चैलेंज पोस्ट इन द मेंडलियस पीरियोडिक टेबल। और इसी चैलेंज के साथ हम बढ़ते हैं आगे उनके थर्ड डिमेरिट के पास, जो कह रहा है when elements are arranged in an increasing order of their atomic masses, the rise in atomic mass does not appear to be uniform। यानी कि अगर हम एलिमेंट्स को एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो उनमें जो गैप है वो इक्वल नहीं था। तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे थे कि इन दो एलिमेंट्स के बीच में फ्यूचर में कितने एलिमेंट डिस्कवर हो सकते, इसलिए यह कहना पॉसिबल नहीं था कि यही पीरियोडिक टेबल जो है वो फाइनली करेक्ट है इस प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हो कि हाइड्रोजन का मास है वो दिया है 1.008, जिसे हम 1 भी लिख सकते हैं। तो यार देखिए यहाँ पे दिया गया है 1.8, यहाँ पे दिया है 6.9, यहाँ पे दिया है 9.3। इन दोनों के बीच में जो गैप है वो लगभग 5-6 पॉइंट्स का है, लगभग 6 का है। इन दोनों के बीच में जो गैप है लगभग 2 का है। यहाँ पे गैप लगभग 1.5 का है। इस तरह से गैप फिक्स नहीं है दो एलिमेंट्स के मासेस में, तो हम बता नहीं सकते थे कि नया एलिमेंट्स अगर डिस्कवर होगा तो इन दोनों के बीच में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, या फिर इस और इस एलिमेंट के बीच में कितने एलिमेंट्स आ सकते थे। और इसी के कारण ये थे थर्ड डिमेरिट की वो श्योर नहीं कर पा रहे थे दुनिया को कि यार यही पीरियोडिक टेबल फाइनल है, फुल एंड फाइनल, चाहे कितनी भी डिस्कस हो जाए। नए एलिमेंट्स को ऐड करेंगे लेकिन इस पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो ये कहना तो इम्पॉसिबल था और यही थी हमारी आखिरी डिमेरिट। नहीं भैया, आखिरी नहीं, अभी एक बाकी है। आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। और यार आखिरी के साथ ख़त्म करते, जल्दी बहुत देर से पढ़ रहे हैं तो चलिए देखते आखिरी क्या है। हाइड्रोजन रिसेंबल्स अल्कली मेटल एज वेल एज हैलोजन, देयर वाज नो फिक्स पोजीशन वाज गिवन टू हाइड्रोजन। यानी कि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट था, मान लीजिए आपके स्कूल में कोई दोस्त होते, अगर आपके स्कूल में 2 पार्टीज है जिनसे आप झगड़ते होते हैं ना, ऐसे 2 ग्रुप्स होते हैं एक दूसरे से झगड़ते, तो कुछ बच्चे होते हैं जो इस ग्रुप में भी होते हैं और इस ग्रुप में भी होते हैं। वो एक ग्रुप की साइड नहीं रहते, कभी कभी इस ग्रुप में कभी कभी उस ग्रुप में, टेंडेंसीज दोनों की शो करते हैं। तो उसी तरह हाइड्रोजन भैया थे, उनके कुछ प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल्स की तरह थी और कुछ प्रॉपर्टीज हैलोजेंस की तरफ थी। तो यार साइंटिस्ट के सामने सवाल आ गया, इसे रखे तो कहाँ रखे। और भैया ये मेंडलियस का जो डिमेरिट है वो आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी डिमेरिट है, क्योंकि आज तक हम हाइड्रोजन के बारे में ठीक से जान नहीं पाए और उसे ठीक से पोजीशन नहीं दे पाए। इन बाकी सारे मेरिट्स और डिमेरिट्स को तो हम कवर कर लेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, लेकिन ये तो आज तक बचा हुआ है। और आपको मेंडलियस पीरियोडिक टेबल खत्म हो गया और आई होप आपके लिए बोर्ड में एक सवाल जो है वो बनेगा, चाहे कितना भी घुमा फिरा के अगर आपको कोई से सवाल पूछेगा तब भी आप अगर लेक्चर ध्यान से देखा है और समझ के देखा है तो आप एग्जाम को क्रैक कर दोगे। तो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको हमारी टीचिंग पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि यार आपके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने से हमें एनर्जी मिलती है और हमें एक जोश मिलता है कि हम नए वीडियोस लाते रहे आपके लिए। जितना भी आपके लिए जरूरत होगी, जितना हमसे हो पाएगा हम आपके लिए करते रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद द वर्ल्ड ऑफ कांसेप्ट्स, लर्निंग टुडे लीडिंग टुमारो। थैंक यू।